अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, देखने में आता है कि बहुत सारे अमराज़ ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी डॉक्टर की कोई गफलत हो जाए या वैसे उसमें कोई किसी किस्म का मसला हो जाए तो वो दिनों की बात, महीनों की बात सालों पे चली जाती है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन होता कैसे है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, और अगर ख़ास तौर पर बात की जाए इन्फेक्शन ऐसे इस तरह के जो है हवाले से कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट गई है और आपका कोई इम्प्लांट हुआ है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसको कंट्रोल करना और उसको जो है मुकम्मल उसका इलाज करना, ये काफ़ी जो है ना लंबा अरसा इसको लग जाता है और ये काफ़ी जो है आजमाइश वाला मरहला होता है, ख़ास तौर पे मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। इसीलिए डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इम्प्लांट्स के हवाले से। इम्प्लांट्स यानी कि जो आलाते जराही होते हैं वो जो पेवंद किए जाते हैं इंसान की हड्डी में या इंसान के जिस्म में, वो कौन से होते हैं और उनके बाद उनके मसाइल क्या होते हैं। और कहा यह जाता है कि कोई भी जो है इम्प्लांट किया जाए तो उसका इन्फेक्शन ज़रूर होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका हल किस तरह से मुमकिन है और डॉक्टर का उसमें क्या किरदार है, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर इमरान सलीम मलिक साहब के से, जो कि कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए, फिर हम अगली बात करते हैं। एक तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान सलीम मलिक। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और थोड़ा सा मैंने अपना बेसिक ट्रेनिंग जो है ना वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल से किया और शेख ज़ायद हॉस्पिटल के बाद मैं कुछ अरसे के लिए आयरलैंड में थोड़ा सा और ट्रेनिंग मैंने किया और फिर पाकिस्तान वापस आया हूँ। जी। तो मैं टोटली प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ इस वक्त। मैं दो जगहों पे मैं काम कर रहा हूँ। एक बेरी ऑर्चर्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहा हूँ और दूसरा होराइजन हॉस्पिटल में मैं दूसरा जो है ना शाम के टाइम में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस उधर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने देखा भी कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पेशेंट्स भी आ रहे हैं, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए हैं। आप मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड हॉस्पिटल जो है यहाँ पे क्या क्या सहूलियात स्पेशली ऑर्थोपेडिक के हवाले से क्या? ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ट्रॉमा के रिलेटेड हम जो फ्रैक्चर्स वगैरह जो ट्रीट करते हैं वो हम कर रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी जो है ना उसके ज़रिए से, कैमरा के ज़रिए से हम नी और शोल्डर के अंदर हम उसके जो लिगामेंट्स कई दफ़ा डैमेज होते हैं उनको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट्स एंड हिप रिप्लेसमेंट्स तो रूटीन में हमने शुरू किया हुआ है, क्योंकि यहाँ का अल्लाह का शुक्र है थिएटर्स जो है ना दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स। वो प्रॉपर लेमिनर फ्लो सिस्टम और स्टेरिलाइजेशन एवरीथिंग इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन्होंने चीज़ें की हैं। तो आर्थोप्लास्टीज़ यानी नी रिप्लेसमेंट्स एंड हिप रिप्लेसमेंट्स भी हम कर रहे हैं, ट्रामा भी कर रहे हैं, आर्थोप्लास्टीज़, अब ये आर्थोस्कोप्स तो हम रूटीन में ये चीज़ें चल रहे हैं। प्लस जो है ना कोई इन्फेक्टेड इम्प्लांट्स भी बेचारे कई लोग आते हैं जो इन्फेक्टेड इम्प्लांट्स के साथ आ जाते हैं या वूंड दैट गेट्स इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ आफ्टर सर्जरी, उसको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो बाकी बेरी ऑर्चर्ड इज़ इंटरनेशनल नोन हॉस्पिटल और वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिग प्रोसीजर्स सच एज लिवर ट्रांसप्लांट्स भी यहाँ हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं एंड कॉक्युलर इम्प्लांट्स फॉर द ईयर। छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके कॉक्युलर इम्प्लांट्स भी हो रहे हैं। अच्छा। यानी इस लेवल का ऑपरेशंस हो रहे हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आईसीयू ट्रीटमेंट माशाल्लाह बिकॉज ऑफ जनरल इफ्तिखार साहब, ही इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब इन लुकिंग आफ्टर दीज पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट तो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि इम्प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पे खुदा ना खासा आपको कोई जो है फ्रैक्चर हो जाता है या कोई किसी ना किसी वजह से, तो डॉक्टर्स को मोस्टली इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं। तो इम्प्लांट्स होते क्या हैं बेसिकली, फिर उसके बाद हम अगर उसकी आगे एग्जाम के बारे में बात। अच्छा, इम्प्लांट्स बेसिकली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल इम्प्लांट्स, यानी रॉड्स के शक्ल में होते हैं,
प्लेट्स के शक्ल में होते हैं और डिफरेंट शेप्स के अंदर होते हैं, जिसके ऊपर से हम जब फ्रैक्चर कहीं अगर बाजू का फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे हम छोटे साइज़ के इम्प्लांट डालते हैं, यानी प्लेट डालते हैं। रॉड्स भी डाला जाता है इनसे, अगर बड़े फीमर के अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ हम रॉड्स डाल देते हैं, यानी नेल भी कहते हैं उसको, रॉड भी कहते हैं। बाकी ये कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स, तो वो डिपेंडिंग ऑन विच लेवल ऑफ फ्रैक्चर इट इज़। अगर ऊपर की तरफ फ्रैक्चर है तो उसका टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, शेप ऑफ द इम्प्लांट्स आर डिफरेंट। अगर वो मिड लेवल पे है तो उसका डिफरेंट है। डिस्टल यानी आखिरी वाला है, इसे जोड़ के पास हो तो उसका डिफरेंट शेप ऑफ इम्प्लांट्स होते हैं। मेन जो कंसर्न है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, यानी लोकली यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिल जाते हैं एंड टाइटेनियम इज़ द अल्टीमेट मटेरियल जिसके वजह से वो इम्प्लांट जो है ना वो ज़रा बेहतर रहता है। आई यूजली प्रेफर कि जो हम टाइटेनियम के इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, वन इज़ कि दे आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन स्टेनलेस स्टील, इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस थोड़ा कम है। प्लस द वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि वहाँ पे इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ टाइटेनियम इम्प्लांट, कल को वो अगर MRI कराना चाहे तो वो MRI कर सकते हैं। अच्छा। अगर स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट डाला हुआ हो जो बेसिकली सस्ता इम्प्लांट है, तो वो मरीज़ के बेचारे जेब से जो पैसे जा रहे हैं जी, तो उनके लिए वो जो है ना थोड़ा सा इजी रहता है कि जी स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट डलवा दिया जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब कल को अगर MRI करवाना पड़ जाए तो दैट पेशेंट इज़ अनएबल टू गेट द MRI, तो फिर वो MRI जो रेडियोलॉजिस्ट और MRI डिपार्टमेंट कहेंगे कि जी पहले इस प्लेट को आप निकलवाएं और उसके बाद फिर आप आके MRI करवा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अब मार्केट में इस तरह के इम्प्लांट्स आ गए हैं कि जो अगर आपने इम्प्लांट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो उसके बावजूद वो जो है MRI करा सकते हैं। हाँ जी, करा सकते, ठीक है। यानी अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्वालिटी, चूँकि देखें एक आम बंदा है, एक आम पेशेंट है, उसको नहीं पता कि वो ज़ाहिर बात है एक टूटी हुई टांग से, एक टूटे हुए बाजू से किसी भी तरीके से वो आपके पास आता है। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, डिपेंड करता है वहाँ की मैनेजमेंट पे कि वो आपको किस तरह का ऑफ़र करते हैं। तो क्या मतलब उसको कैसे पता चले कि भी ये मैं बेहतर क्वालिटी का इम्प्लांट है, मैंने यही यूज़ करवाना है? अव्वल तो ये है कि द डॉक्टर शुड शेयर, ठीक है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उसको बता देना चाहिए मरीज़ को कि हम वो कौन से इम्प्लांट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मरीज़ को चॉइस दे देना चाहिए कि एक स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट है जिसका प्राइस ये है और टाइटेनियम के इम्प्लांट है जिसका प्राइस ये है, ताकि वो मरीज़ को पता लग जाए कि दो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। तो मरीज़ पर जो है ना ही कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट कि जी विच इम्प्लांट कैन ही अफोर्ड। लेकिन उसको आपको डिफरेंसेस बता देना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है एज विद टाइटेनियम, ताकि उसको डिसाइड करने में फ़ायदा हो। हाँ जी, मरीज़ को बता देना चाहिए ऑन द टेप। ये ना हो कि अब सर्जरी के बाद मरीज़ को कहें कि जी अब आप जो है ना वो MRI नहीं करवा सकते हैं, या उसको बाद में पता लगता है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो। तो उस क्वालिटी वाइज ये है कि जी लोकल इम्प्लांट्स भी अच्छे बन रहे हैं, इम्पोर्टेड भी इम्प्लांट्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि जी पेशेंट जो है ना वो अफोर्ड कौन सा कर ले, लेकिन होना टाइटेनियम चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, प्लस ये है कि जी वो MRI कंपैटिबल है। जिस तरह से डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि टाइटेनियम का होना चाहिए, तो क्या ये अवेलेबल होते हैं हर जगह? अगर आम बंदे को नहीं पता तो किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो क्या वो अवेलेबल होते हैं हर अच्छा, जगह? उसमें भी ये है कि बेसिकली अगेन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ये यूजुअली वो खुद अरेंज करते हैं। उन्हें सर्टन कंपनीज़ के साथ जो है ना वो उन्होंने लोअर प्राइस पे सारा काम कर लेते हैं। डिफरेंट कंपनी से जो ऑर्थोपेडिक सर्जन का ही काम है कि वो इम्प्लांट्स अरेंज करे। मरीज़ ने बाहर मार्केट से वो मिलता नहीं है, ठीक है, वो डॉक्टर या हॉस्पिटल ने जो है ना अरेंज करना होता है। सम प्लेसेस जहाँ पे हॉस्पिटल के पास एक छोटा बजट है वो फिर कहते हैं कि जी स्टेनलेस स्टील वाला ही डाल दो ताकि उनका बजट के अंदर वो काम रहे, क्योंकि टाइटेनियम है थोड़ा सा एक्सपेंसिव। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कोई भी आप इम्प्लांट कराते हैं, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि हड्डी का जब भी ऑपरेशन होता है, प्लेट डालते हैं, चाहे वो नेल डालते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ डालते हैं, उसमें एक दफ़ा इन्फेक्शन ज़रूर होता है, और अगर खुदा ना खास्ता उसको केयर ना किया जाए तो वो बढ़ भी जाता है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? इन्फेक्शन होता क्यों है? अच्छा, ये जो आपकी जो पहली बात है ना कि जी हर मरीज़ को इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है जी, ठीक है। अगर प्रॉपर्ली उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आप उस फैक्टर्स को अगर आप सामने रखते हुए करें ना तो इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। नंबर 1 के जी ये है कि स्टरलाइजेशन, यानी आपका ओवरऑल जो सर्जन है ही शुड नो हाउ टू डू द ऑपरेशन, उसको स्टरलाइजेशन का प्रॉपर जो
सफाई और जो स्क्रब है वो पर सर्टन नंबर ऑफ टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके इर्द गिर्द जो स्टाफ है, OTA है, वो हर लिहाज से एवरीवन शुड फॉलो दैट सर्टन प्रोटोकॉल। दूसरा जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, या कम से कम वहाँ पे प्रॉपर फ्यूमिगेट करना चाहिए उसको हर मरीज़ के बाद। वहाँ पे जब भी ऑपरेशन हो तो उस जगह को सफाई करनी चाहिए प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक। हाँ, कोशिश ये करना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन थिएटर बाकी थिएटर से टोटली अलग हो। ये नहीं कि एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर जनरल सर्जरी भी कर रहे हैं, यूरोलॉजी वाले भी कर रहे हैं, ENT वाले भी कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक वाले भी कर रहे हैं। इट शुड बी कम्प्लीटली सेपरेट। ठीक है, उसमें फिर इन्फेक्शन का चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर आप सेपरेट रखें, अगर आप शेयर करके करेंगे तो फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। दूसरा इम्प्लांट जो है ना, इम्प्लांट का स्टेरिलाइजेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी प्रॉपर जो स्टेरिलाइजेशन के जो यूनिट्स हैं, CSSDs, they should be up to mark, they should be doing the pressures, they should be doing the temperatures, certain time limit के अंदर अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो टेक्निक ऑफ सर्जरी है, अब आपका से सारी चीज़ें अप टू मार्क है, लेकिन सर्जन को टेक्निक सही तरह नहीं आ रहा, उसको वो टिश्यू रिस्पेक्ट नहीं सही तरीके से कर रहा, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जो पेशेंट का अपने जो हेल्थ है, वो हेल्थ भी इट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस ऑन द इन्फेक्शन रेट। फॉर एग्जांपल एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जो पहले स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या जिस वजह से उसका अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, उसके अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है या कोई और मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो उनमें डेफिनेटली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन आप एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्ली दें, आप उस मरीज़ का मेडिकल असेसमेंट पहले से कराएं, अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, यानी मेडिकल असेसमेंट सारा कुछ करने के बाद प्लानिंग करना चाहिए और उसके बाद फिर सर्जरी की तरफ आप जाएं, तो इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में इन्फेक्शन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम इम्प्लांट की बात कर रहे थे, तो क्या जो इम्प्लांट मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो स्टेरिलाइज हुए होते हैं या आपको करने पड़ते हैं? वो हमें खुद करने पड़ते हैं। आपको खुद करने वो कंपनी वाले तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में आए जाते हैं, हॉस्पिटल वाले फिर प्रॉपर अपने स्टेरिलाइजेशन सिस्टम में से गुजर के फिर वो तैयार होते हैं, फिर वो स्टेरिलाइज होते हैं। इट्स नॉट कि जी डिस्पोजेबल की तरह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ़र्ज़ करें खुदा न खासा एक चीज़ है, आपने इम्प्लांट कर दिया और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी क्या वजूहात होती हैं कि वो बढ़ क्यों जाता है और आप उसको फिर कंट्रोल किस तरह से करते हैं? अच्छा, एक तो अगेन कमिंग बैक कि जी मरीज़ का हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट है जिसका शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और से अगर आप कुछ इलेक्टिव केस है, यानी से अगर आप कोई जोड़ चेंज करने लगे हैं, तो मरीज़ का शुगर लेवल्स को पहले कंट्रोल करना चाहिए, आप उसका मेडिकली उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए हर लिहाज से। उसके बाद फिर आप सर्जरी की तरफ आपको जाना चाहिए। जब तक मरीज़ ऑप्टिमाइज़ ना हो, आपको आगे एक्सटेंड प्रोसीड नहीं करना चाहिए। पहले उसके सारे फैक्टर्स फुल करके ऑप्टिमाइज़ करें और एंड देन यू शुड गो ऑन फॉर सर्जरी। दूसरा ये है कि जी क्या कहते हैं, इम्प्लांट्स भी प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज होने चाहिए। और इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं? हाँ, इन्फेक्शन का ये है कि जी यू शुड अगेन यू शुड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मरीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ था, या टेक्निक सही नहीं हुई, या कहीं बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग सही नहीं हुआ, या किस वजह से वो इन्फेक्शन हुआ। और फिर वंस से इफ़ द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड, आपको एक सर्टन प्रोटोकॉल के थ्रू आपको फॉलो करना चाहिए, उसको ब्लड वर्कअप करना चाहिए ताकि आप उसको मॉनिटर कर लें। आपको कल्चर्स लेना चाहिए ज़ख़म से, देखना चाहिए कि बैक्टीरिया कौन सा है, ताकि एंटीबायोटिक्स आपको उसके ऊपर 1 या 2 एंटीबायोटिक्स लगाएं, यानी मरीज़ के ऊपर बजाय कि आप 10-12 दें। You should focus your antibiotics onto 1 and 2. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं would take this opportunity to mention कि हमारे कुछ फार्मेसीज़ हैं जो अच्छे क्वालिटी वाले दवाइयाँ आपको देते हैं, और कुछ बहुत सारे सब्सिडाइज जो फार्मेसीज़ हैं जो गली और मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे जो फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पे आपको 2 नंबर दवाइयाँ मिलते हैं। तो आई वुड एडवाइज़ एवरीवन दैट दे शुड गो टू अ प्रॉपर ब्रांडेड फार्मेसी, जहाँ वहाँ जाके अपने दवाइयाँ लेना चाहिए फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, चाहे वो ब्लड प्रेशर के लिए हो, चाहे किसी को शुगर वाला मरीज़ हो। एक प्रॉपर जो है ना, अगर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको सोचना चाहिए कि
हो सकता है दवाई जो खा रहे हैं वो सही क्वालिटी का ना हो। तो इस इन्फेक्शन के अंदर भी ये बहुत बड़ा वो मसला आता है कि मरीज़ जो है ना वो किसी 10% 12% वाले फार्मेसी से दवाइयाँ ले लेते हैं और दवाइयाँ जो है ना वो 2 नंबर निकल आते हैं और जिसके वजह से फिर वो इन्फेक्शन उसका कॉज हो जाता है। अगर वो प्रॉपर फर्स्ट क्वालिटी या किसी ब्रांडेड फार्मेसी से दवाइयाँ लेंगे तो उनमें इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस सारे मसले में मरीज़ का कोऑपरेशन या उसके जो अटेंडेंट होते हैं उसका कोऑपरेशन किस हद तक अहम है? उसमें यही तो आपने हाँ, सर्जन का ये काम है, उसको काउंसल करना चाहिए। हाँ, उसको मरीज़ को बताना चाहिए कि जी ये अनफॉर्चुनेटली एक मसला आया हुआ है और ये अभी मसले कितनी देर तक चलेगी, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या कुछ करना है। मरीज़ को शुरू में ही बता देना चाहिए कि कितना लंबा अरसा ये चलता रहेगा। उसको बहुत ज़्यादा होप्स भी देना गलत बात है। आपको उसको बताना चाहिए कि शायद हमें इम्प्लांट भी निकालना पड़े, शायद हमें फिक्सेटर भी लगाना पड़े, शायद जो है ना ये दोबारा हम प्लेट लगाएं। देयर मल्टीपल जो फैक्टर्स आते रहेंगे, मरीज़ को आपने काउंसल ज़रूर करते रहें। साथ साथ काउंसल होता रहेगा, मरीज़ को भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है डॉक्टर के अंदर कि जी हाँ नहीं, जो डॉक्टर ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग और उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आप इंसान को जाना चाहिए। अगर आप प्रोटोकॉल के मुताबिक ना जाएं या उस मरीज़ को काउंसल ना करें तो मरीज़ वो फिर ही विल बी जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका फिर इलाज सही तरह और ख़राब हो जाएगा फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी ये पिछले दिनों में और अभी भी कोरोना की लहर चल रही है, इस दौरान तमाम हॉस्पिटल ने ओपीडीज़ बंद की, लेकिन आपका डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको बंद करना मुश्किल है क्योंकि खुदा न खासा इमरजेंसी हादसा तो हर वक्त होते रहते हैं। फिर आप किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप काम करते हैं? अच्छा, कोविड-19 में ये है कि हाँ यस, मैंने अपने इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो है ना वो मैंने बंद कर दिए हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर का मतलब है कि जी जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गए या कोई इस तरह के जो बाद में आप यानी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मैंने अपने सारा जितने भी वो वाला पेशेंट्स हैं वो मैंने आगे कर दिए कि कोविड के बाद करेंगे। लेकिन यस, जो फ्रैक्चर के साथ जो मरीज़ आ रहे हैं, आपके इमरजेंसी में आ रहे हैं या आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, तो उनको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उनको आपको करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जी एडमिशन हर पॉलिसी, कुछ हॉस्पिटल्स का पॉलिसीज़, हर वैसे हॉस्पिटल में पॉलिसी है कि बिफ़ोर एडमिशन मरीज़ को कोविड PCR आपको टेस्ट करवाना चाहिए। देखना चाहिए कि जी वेदर द पेशेंट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो यू मे हैव टू पोस्टपोन दैट पेशेंट जब तक उसका नेगेटिव हो जाए, अनलेस के लाइफ थ्रेटनिंग फ्रैक्चर हो। अब फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रैक्चर है, उसकी टांग हुआ और फिर ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी बाहर निकली हुई है, ओपन फ्रैक्चर जिसको कहते हैं, उसको आप घर तो नहीं भेज सकते। यू हैव टू एडमिट द पेशेंट, उसको फिर आप अलग आइसोलेशन वार्ड में आप रखेंगे। लेकिन से अगर एक पेशेंट है जिसको छोटा मोटा फ्रैक्चर है लेकिन आप उसको हफ्ता 10 दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप उसको प्लास्टर लगा के पोस्टपोन कर लो। जब उसको कोविड नेगेटिव हो जाए फिर आप उसको रीएडमिट करके आप कर सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और कौन सा फ्रैक्चर किस तरह का है और किस नौयत का है, उसके बाद पे आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आखिर पे हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, और ख़ास तौर पर हमारे देखने वालों ने अगर आपसे रब्ता करना हो और किसी को खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मसला हो तो आप तक कैसे पहुंच सकता है? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू से। वन इज़ के दवाइयाँ जो है ना, मेक श्योर चाहे वो मेडिकल दवाइयाँ हो, यू शुड बाय देम फ्रॉम अ प्रॉपर फार्मेसी, ब्रांडेड फार्मेसी। आपको छोटे मोटे फार्मेसी से अपने इवन पैराडोल तक आपको नहीं लेना चाहिए। आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका रिएक्शन के साथ वो वापस आ जाते हैं कि जी लाइफ थ्रेटनिंग के रिएक्शन के जी आपने कोई 2 नंबर दवाई खा ली तो दैट वाज ऑलमोस्ट रिस्किंग द पेशेंट्स लाइफ। तो मेरा नंबर 1 जो नसीहत वो ये है कि यू शुड ऑलवेज गो टू अ ब्रांडेड फार्मेसी टू बाय इवन अ सिंपल पैनाडोल। ठीक है ना, तो आपको किसी और छोटे मोटे जगहों पे नहीं जाना चाहिए। जो फार्मेसीज 10% या 12% डिस्काउंट देते हैं, समझ लो कि उनके पास दवाइयाँ शायद ठीक ना हो, आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जी इम्प्लांट फ्रैक्चर के सिलसिले में ये है कि जी हाँ, यू शुड हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर, और डॉक्टर अपना जो भी ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट जिनके पास आप गए हैं उनको आप ओपनली उनको कहें कि मुझे प्लीज़ बताएं कि आप इम्प्लांट कौन सा डालेंगे। ठीक है, यू हैव अ राइट टू आस्क हिम कि जी आप स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट आप जो है इस्तेमाल करेंगे या टाइटेनियम इस्तेमाल करेंगे, आप लोकल इस्तेमाल करेंगे या इम्पोर्टेड इस्तेमाल करेंगे। आप यू हैव द राइट टू आस्क योर डॉक्टर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और फिर आपको रिटर्न आपको रिसीट होना चाहिए ताकि कल को अगर आपको किसी भी वक्त
निकलवाना पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो किसी और के पास जाएंगे तो उसको लिखा हुआ नज़र आएगा ना, तो उसको निकालना आसान होगा। अच्छा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और अपने डॉक्टर के एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, उसको आप जो है ना लेफ़्ट आउट ना करें। बाकी इफ़ एनीवन वांट्स टू रीच मी देयर कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मैडम एंड आई वर्क एट बेरी ऑर्चर्ड इन द मॉर्निंग। आई डू माई प्राइवेट प्रैक्टिस हेयर between 10 to 1 and in the evening I'm sitting in Horizon Hospital between 4 and 7 every day of the week except Sundays. So anyone is more than welcome to contact me. चले डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। और ख़ास तौर पर ये वाला टॉपिक जिस पे लोग बात ही नहीं करते कि आर्थोपेडिक को, हड्डियों को तो लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते, हालांकि इसके ऊपर काम करना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ज़रा सी बात जो है वो इंसान को कहाँ का कहाँ ले जाती है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको मालूमात दी, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको इम्प्लांट जो खुदा न खास्ता अगर आपको करवाना पड़ता है तो उसकी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 4 पैसे बचाने के लिए आपको लंबी तगदो करना पड़ सकती है, तो आपको चाहिए कि इम्प्लांट की क्वालिटी पे कभी भी तगदो ना करें। बाकी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट की जो है इकसाम बताई हैं कि अगर आप टाइटेनियम का यूज़ करते हैं तो वो एक ऐसी जदीद किस्म है जिसको लगवाने के बाद जो है आप MRI करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके जिस्म में कहीं पे भी कोई लोहे की चीज़ है तो आपकी MRI नहीं हो सकती। तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो आप सारी बातों को मद्देनज़र रखें और फिर उसके बाद आप अपने मरीज़ का ऑपरेशन कराएं और कोशिश करें कि अपने मरीज़ की देखभाल इस तरह से करें कि उसको कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होने का ख़तरा बाकी ना रहे। और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं बहरिया ऑर्चर्ड में बैठते हैं और इसके अलावा होराइजन हॉस्पिटल में बैठते हैं। डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर और डॉक्टर साहब का एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप उनसे रब्ता करना चाहें तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप डॉक्टर साहब से कुछ भी मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। डॉक्टर साहब जो हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब जो है बून क्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और हड्डियों के माहिर तो वो हैं ही, मैंने आपको बता ही दिया। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।